नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम संसाधनों का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम संसाधन किसे कहते हैं, उसका अर्थ, परिभाषा, महत्व, संसाधन की विभिन्न संकल्पनाओं एवं संसाधनों का पर्यावरण से संबंध का अध्ययन कर चुके हैं। मानव द्वारा प्रकृति में विद्यमान संसाधनों को अपने उपयोग में लेकर उद्देश्य पूर्ति को विकास का आधार माना जाता है। मनुष्य इनका दोहन प्राचीन काल से करता आ रहा है। धीरे धीरे इनके तीव्र दोहन से सतत या पोषणीय विकास की आवश्यकता महसूस की जाने लगी तथा वर्तमान समय में इनके आनुपातिक उपयोग हेतु इन्हें वर्गीकृत कर योजना बनाई जाने लगी है। संसाधन अनेक प्रकार के होते हैं जिनके वर्गीकरण के आधार भी भिन्न भिन्न हैं। नंबर 1, स्वामित्व की दृष्टि से संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रम से व्यक्तिगत, जिस पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, राष्ट्रीय, जिस पर किसी देश का अधिकार होता है, तथा अंतर्राष्ट्रीय, जिस पर संपूर्ण विश्व का अधिकार होता है। तो ये 3 प्रकार स्वामित्व के आधार पर इसके प्रकार होते हैं। नंबर 2, धरातल पर उपलब्धता की दृष्टि से 4 प्रकार के। पहला है सर्वत्र सुलभ संसाधन, जो सभी जगह उपलब्ध होते हैं, जैसे वायु। दूसरा है सामान्य रूप से उपलब्ध संसाधन, जैसे कृषि भूमि, मृदा, चारागाह भूमि आदि, जो सभी जगह मिल जाती है। तीसरा है सीमित उपलब्धता वाले संसाधन, जैसे यूरेनियम, सोना। चौथा है संकेंद्रित संसाधन, जो केवल कुछ ही स्थानों पर मिलते हैं, जैसे केरल के तट पर थोरियम मिलता है। आगे हम इसका एक वर्गीकरण का डायग्राम देखते हैं। इसमें संसाधनों के वर्गीकरण को दिखाया गया है। पहला इसमें जो आधार है, उपयोग की सततता के आधार पर। उपयोग की सततता से मतलब है कि हम उसका किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, उसमें निरंतरता है या नहीं है। तो इसमें पहला है नवीकरणीय या असमाप्त संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका नवीनीकरण किया जा सके या जो कभी समाप्त नहीं होंगे, वो इस कैटेगरी में आते हैं। उसमें चाहे वनस्पति है, जीव जंतु हैं जो रिप्रोडक्ट होते हैं, असमाप्त संसाधनों की उसमें आते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन या समाप्त संसाधन। ऐसे संसाधन जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद में वो समाप्त हो जाते हैं, उन्हें रिप्रोडक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे हम कोयला के उपयोग कर रहे हैं या ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, तो वो समाप्त होने के बाद में उनको रिप्रोडक्ट नहीं किया जाता। तीसरा है चक्रीय संसाधन, जिनका हम एक सर्किल के रूप में, चक्र के रूप में उन्हें हम रिप्रोडक्ट कर सकते हैं। जैसे लोहा है, लोहे से हम विभिन्न आइटम बनाएं और फिर उसको गलाकर पुनः उसका लोहा प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे धातुएं संसाधन जिनका हम चक्र के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे जल है, जल से भी हम वापस एक जल सर्कल के रूप में हमें वापस प्राप्त हो जाता है। तो इनको हम चक्रीय संसाधन के नाम में आधार से जान सकते हैं। नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर। उनकी उत्पत्ति का आधार क्या है? इसमें 2 प्रकार हैं। पहला जैविक संसाधन, जिसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु जिनमें जीव होता है। और दूसरा है अजैविक संसाधन, जिसमें खनिज संसाधन आमतौर पर आते हैं, जिनमें जीव नहीं होता, उनको हम अजैविक संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट आता है उद्देश्य के आधार पर। पर्पज क्या है, उनसे हमारी कौन से उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। तो इसमें उद्देश्य के आधार पर पहला डिवीजन है ऊर्जा संसाधन। जिन संसाधनों से हमें या मनुष्य को ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको ऊर्जा संसाधन के नाम से जाना जाता है। इसमें भी समाप्त, ऐसे ऊर्जा संसाधन जो एक बार प्रयोग लेने के बाद में समाप्त हो जाते हैं, उनको हम समाप्त ऊर्जा संसाधनों की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें लकड़ी है, कोयला है, खनिज तेल है, ये एक बार उपयोग लेने के बाद में समाप्त हो जाते हैं। दूसरी कैटेगरी इसमें है असमाप्त।
जो इनको बार बार उपयोग में लिया जा सकता है, जैसे पवन, जल, सौर ऊर्जा। पवन असमाप्त संसाधन है, जल के द्वारा भी हम उसको विभिन्न उसमें प्रयोग में इसको लेते हैं, और सौर ऊर्जा ये भी असमाप्त संसाधन है जो हमें हमेशा मिलती रहेगी। नेक्स्ट आता है इसमें कच्चा माल, कि जिन संसाधनों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उसको रॉ मेटेरियल रिसोर्स कहते हैं। कच्चा माल में आपके यदि हम खनिजों, पहला है इसमें खनिज, तो इसमें लोहा है, तांबा है, सीसा है, जस्ता है, बॉक्साइट है, ये सारे और अन्य प्रकार के खनिज जो कि रॉ मटेरियल के रूप में इनसे दूसरे संसाधन बनाए जाते हैं, तो इनको कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा आता है वनस्पति। वनस्पति भी दो प्रकार की है, एक है प्राकृतिक वनस्पति जिसमें लकड़ी, प्राकृतिक शैवाल, दूसरा है कृषिगत जो मनुष्य के द्वारा या कृषि के द्वारा उगाया जाता है, चाहे इसमें रबड़ है, गन्ना है, कपास है और गेहूँ वगैरह सारे हैं, तो कृषिगत खाद्यान्न पदार्थ भी इसमें शामिल किए जाते हैं। और तीसरा है पशु एवं जीव संसाधन, जिसमें पशु भी एक पालतू पशु, दूसरे जंगली और समुद्री जीव आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये सारे, चाहे वो पशु है, वनस्पति है और खनिज हैं, ये रॉ मटेरियल के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं और इनको कच्चे माल के संसाधन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थों में पहला है खनिज। खनिज के रूप में हम जैसे नमक का उपयोग लेते हैं, और जो भी खनिज जो खाने योग्य होते हैं, जिनको खाया जाता है, उनको हम खनिज, खाद्य पदार्थ या संसाधन कहते हैं। दूसरा है वनस्पति। वनस्पति में कंदमूल, खाद्यान्न, सब्जियां आदि आती हैं जो वनस्पति के रूप में प्राप्त होती हैं और खाई जाती हैं। और तीसरा है पशु एवं जीव जंतु, जिनको खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये पूरी टेबल हमारे संसाधनों को पूर्ण तरह समझा रही है। अब डिटेल में संसाधनों को हम वर्गीकरण देखेंगे। इसमें पहला है उपयोग की सततता के आधार पर, कि उसकी कंटिन्यूटी कितनी है। किसी संसाधन के उपयोग की एक अवधि होती है, कुछ संसाधन न्यून अवधि के अंदर समाप्त हो जाते हैं, जबकि कुछ का सतत उपयोग किया जा सकता है। इस आधार पर इन संसाधनों को तीन वर्गों में बांटा जाता है। पहला है नवीकरणीय संसाधन। इस श्रेणी में वे संसाधन आते हैं जिनका पुनः उत्पादित किया जा सकता है, जिनको रिप्रोडक्ट किया जा सकता है। इस हेतु भौतिक, यांत्रिक, रासायनिक प्रतिक्रियाएं अपनाई जाती हैं। इनको रिप्रोडक्ट करने के, पुनः उत्पादित करने के लिए चाहे भौतिक हैं, चाहे यांत्रिक हैं, चाहे रासायनिक क्रियाएं की जाती हैं। अतः ये संसाधन असमाप्त होते हैं। जैसे वन हमने काट दिए, इसके बाद हमने दोबारा लगा दिया या वो वापस पैदा होते रहते हैं। वन्य प्राणी इसी प्रकार के, उनको शिकार करने के बाद में उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहती है। पवन भी हमें प्राप्त होती रहती है। जल है, जल सर्किल के रूप में समाप्त, फिर वापस वर्षा के रूप में हमें प्राप्त होता है। कृषि, मृदा, उपजें आदि तथा मानव संसाधन, तो मानव की भी ये वृद्धि होती रहती है। कृषि उपजें भी हम समय और आपके कृषि पद्धति के रूप में उपजें लेते रहते हैं। तो ये पहला था आपका नवीकरणीय, जिनको रिप्रोडक्ट किया जा सकता है, जिनका नवीनीकरण संभव है, वो संसाधन आपके नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका एक बार दोहन के बाद उनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है। इनकी मात्रा सीमित होती है तथा निर्माण अवधि लंबी होती है, जैसे पेट्रोलियम, गैस, कोयला, यूरेनियम, थोरियम और अन्य खनिज। क्योंकि ये एक लंबे प्रोसीजर के बाद बने हैं, इनकी वो उपलब्धता भी सीमित है, और ये बनते हैं तो लंबे समय अवधि के बाद में बनते हैं। तो ऐसे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद में समाप्त हो जाते हैं, उनको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तीसरा है चक्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है, जैसे जल संसाधन, लोहा आदि, ये आपके चक्रीय संसाधन कहलाते हैं। दूसरा आधार आता है आपके उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार, की उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इस आधार पर संसाधनों के प्रकार। पहला है अजैविक संसाधन।
इस श्रेणी के अंतर्गत अजैविक या अकार्बनिक संसाधन आते हैं जिनमें जीवन क्रिया नहीं होती है तथा इनका नवीनीकरण संभव नहीं है। एक बार उपयोग लेने के बाद समाप्त प्राय हो जाते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, आणविक खनिज आदि, जिनमें जीव नहीं होता। एक बार यूज करने के बाद में इनको, तो ये ऐसे संसाधन, इनको हम अजैविक संसाधन कहते हैं। दूसरा है जैविक संसाधन। जैव मंडल में स्थित अपने निश्चित जीवन चक्र वाले संसाधन जैविक संसाधन कहलाते हैं। जो एक निश्चित जीवन क्रिया जीते हैं, चक्र अपनाते हैं, उनको हम जैविक संसाधन कहते हैं। इसमें वन प्राणी, पशु, पक्षी, वनस्पति, छोटी तथा सूक्ष्म जीव जैविक संसाधन हैं। जैविक संसाधनों में अधिक विविधता पाई जाती है, इनमें वैरायटी भी अधिक पाई जाती है, चाहे वनस्पति हैं, पशु पक्षी हैं, सूक्ष्म जीव हैं, हजारों के लाखों की इसकी संख्या, इनकी विविधता उपलब्ध है पृथ्वी पर। अगला जो डिवीजन का आधार है, उद्देश्य, पर्पज, उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। प्रकृति में विभिन्न रूपों में वितरित संसाधनों का दोहन विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। हम जानते हैं कि जब तक कोई वस्तु मनुष्य के काम नहीं आती, किसी उद्देश्य को पूर्ति नहीं करती, तो वो संसाधन कहलाने की स्थिति में नहीं होती है। जब वो मनुष्य को संतुष्ट करेगी, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करेगी या उसका उपयोग होगा, तभी वह संसाधन की कैटेगरी में आती है। उद्देश्य के आधार पर इसके विभिन्न वर्गीकरण हैं। पहला है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों द्वारा शक्ति के साधनों का विकास किया जाता है। यातायात के साधनों के संचालन में, उद्योगों में, अन्य यांत्रिक कार्यों में इस शक्ति का उपयोग किया जाता है। आर्थिक विकास की दर ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भर करती है। कोई भी देश का आर्थिक विकास वहाँ मिलने वाली ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के मशीनरी, उद्योग धंधे, यातायात को संचालित किया जाता है। जब यदि ऊर्जा की उपलब्धता, चाहे वो आप विद्युत के रूप में हो, चाहे वो कोयला के रूप में हो, चाहे पेट्रोलियम के रूप में हो, यदि उनकी उपलब्धता कम और अधिक है, कम है तो वो विकास में नेगेटिव रोल अदा करती है, अधिक है तो वो विकास में पॉजिटिव रोल अदा करती है। दूसरा आता है कच्चा माल। कच्चा पदार्थ औद्योगिक विकास का प्रमुख आधार है। ये 3 प्रकार के होते हैं। विकास के लिए या आपके औद्योगिक विकास के लिए भी कच्चे माल की सप्लाई भी बदस्तूर होना आवश्यक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है खनिज पदार्थ। भूगर्भ खोदकर निकाले गए पदार्थों को इस श्रेणी में रखते हैं। भूमि से जो पदार्थ निकाला जाता है खोदकर, उसको हम खनिज कहते हैं। इसमें लोहा अयस्क है, नमक है, चूना पत्थर है, चीका, बालू, इमारती पत्थर और विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों में शामिल किए जाते हैं। दूसरा है वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति से प्राप्त प्रमुख एवं गौण उपजें इस श्रेणी में आती हैं। चाहे मेजर क्रॉप्स हैं, चाहे गौण सेकेंडरी उपजें हैं, इस श्रेणी में आती हैं। इसमें चाहे लकड़ी है, गोंद है, रबड़ है, तेल है, बीज है, छाल है, कार्क, शैवाल, विभिन्न प्रकार के जो वनस्पति है वो सब इसमें वनस्पति संसाधन में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है पशु। पशुओं को भी कच्चे माल की श्रेणी में रखते हैं। पशुओं से कच्चे माल के रूप में खाल, समूर, सींग, तेल, चर्बी, ऊन, बाल, रेशम आदि विभिन्न प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिनसे सेकेंडरी चीज़ें प्राप्त की जाती हैं। नेक्स्ट है उत्पादित पदार्थ। इसमें रेसे, जो भी हम खेती कर जो पदार्थ या आपके संसाधन लेते हैं, उसमें रेसे, बागानी रबड़, तिलहन, बीज, इत्र निकालने के फूल आदि, ये सारे उत्पादित पदार्थ हैं जिसको मनुष्य पैदा करके तैयार करता है।
अगला आधार है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, कि उन संसाधनों पर किसका अधिकार है, उसका मालिक कौन है। इस आधार पर संसाधनों को कई भागों में बांटा जाता है। जैसा नंबर 1 है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक संसाधन, जिन पर संपूर्ण विश्व के मानव उपयोगी वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, या जिन पर संपूर्ण विश्व का अधिकार होता है या संपूर्ण विश्व के काम आता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की कैटेगरी में रखा जाता है। पृथ्वी का प्राकृतिक वातावरण इस प्रकार विश्वव्यापी संसाधन है, संपूर्ण नेचर है, उसको हम सभी देशों का इस पर अधिकार है, उसमें पूरा वायुमंडल है, चाहे हम एयर भी कह सकते हैं, तो ये एक विश्वव्यापी संसाधन है। महासागर हैं, इनका भी जो प्रभाव है जो सब पर संपूर्ण वायुमंडल पर पड़ता है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव। सूर्य प्रकाश है, सूर्य प्रकाश का उपयोग भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के देश ही कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य प्रकाश में एक लिमिटेशन है कि जहाँ उसकी उस देश की लोकेशन किस प्रकार की है, क्योंकि ये उत्तरायण दक्षिणायन और इसकी लोकेशन भूमध्य रेखा पर मैक्सिमम रहती है, तो किस देश की कहाँ पर हुआ है। सार्वभौमिक संसाधन तो है, लेकिन इसकी प्राप्ति डिपेंड करती है उसकी लोकेशन पर, पर्टिकुलर स्थान किस जगह पर स्थित है। तो इनको हम अंतर्राष्ट्रीय या सार्वभौमिक संसाधन की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन। किसी भी देश की सीमाओं में विद्यमान संपदा को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। पर्टिकुलर किसी देश के क्षेत्र में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, उन पर उस देश का अधिकार होता है और वो राष्ट्रीय संसाधन कहे जाते हैं। जैसे मयूरभंज की खानें भारत की, लंकाशायर कोयला क्षेत्र इंग्लैंड का, कूलगार्डी स्वर्ण खानें ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय संसाधन है। इस प्रकार से विभिन्न, ये एक एक उदाहरण है कि पर्टिकुलर उसमें ये चीज़ें वहाँ स्थित हैं, तो उस देश के संसाधन कहलाएंगे। तीसरा है व्यक्तिगत संसाधन। किसी व्यक्ति की निजी चल अचल संपत्ति उसका व्यक्तिगत संसाधन कहलाती है। किसी व्यक्ति के पास में जो भी चल अचल संपत्ति होती है वो उसका व्यक्तिगत संसाधन होती है। पारिवारिक संपत्ति, भूमि, भवन, नगद धनराशि, स्वास्थ्य, उत्तम चरित्र, ईमानदारी, मानसिक क्षमता एवं कौशल आदि व्यक्तिगत संसाधन है, क्योंकि चाहे वो भूमि है, चाहे उसका मकान है, चाहे नगद कैश है। स्वास्थ्य, उसका स्वास्थ्य कैसा है, अच्छा है, खराब है, उसका चरित्र किस प्रकार का है व्यक्ति का, उत्तम चरित्र है, खराब चरित्र है। ईमानदारी, उसमें कितनी प्रकार की ईमानदारी है, कितनी ईमानदारी है या बेईमानी है, तो उसका एक व्यक्तिगत गुण हो गया, व्यक्तिगत संसाधन हो गया। मानसिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी, कि वो क्या कर सकता है अपने उसमें, तो उसकी जो नॉलेज है निर्माण में उसमें, तो सारी चीज़ें उसकी जो क्षमता है वो, उसका कौशल, ये उसके व्यक्तिगत संसाधन है। यदि अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, तो इस प्रकार का जो जो गुण है वो उसका व्यक्तिगत संसाधन होता है। आगे जिमरमैन ने संसाधनों का एक वर्गीकरण दिया है, जिसमें जिमरमैन ने संसाधनों को 3 भागों में बांटा है। एक है नवीकरणीयता के आधार पर, दूसरा है प्राप्ति के आधार पर, और तीसरा है अन्य आधार पर। नवीनकरण के आधार पर फिर भी इन्होंने परिवर्तनीय, इंक्रीजेबल, जिसको और पैदा किया जाए, नॉन परिवर्तनीय, जिसका पुनः उत्पादन नहीं किया जा सकता है, और परिवर्तनीय दूसरा है प्राप्ति के आधार पर। प्राप्ति के आधार पर सर्वसुलभ संसाधन जैसे जल, वायु, मृदा आदि। दूसरा है सामान्य सुलभ जैसे कृषि योग्य भूमि, चारागाह। विरल संसाधन जिसमें लोहा, सोना, चांदी, कोयला, पेट्रोलियम आदि। और एकल या बिखरे हुए जो बहुत कम सीमित स्थान पर पाए जाते हैं। परिवर्तनीय में आपके संचित संसाधन, कोयला, खनिज, पेट्रोलियम आदि। और न्यून पुनर्संशोधित संसाधन इसमें गंधक, टिन, फास्फेट, इनको लेस रिकवरी रेडियो रिसोर्सेज कहते हैं। तो जिमरमैन ने जिसने संसाधन भूगोल की स्थापना की थी
नींव रखी थी उसने इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया है। तो आज के इस वीडियो में हमने संसाधनों को विभिन्न आधारों पर किस प्रकार से बांटा जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है, इसका अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।